नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे और खबरों के महाबुलेटिन न्यूज डिकोड खबर ए टू जेड में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि जरूरी है खबरों के पीछे की खबर को समझना, खबर के पीछे की खबर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज डिकोड। और बुलेटिन का आगाज करते हैं पुरी शंकराचार्य के एक बयान से, जिसने एक बार फिर से खलबली मचा दी है। वो बयान क्या है, बवाल क्यों मचा है, इस रिपोर्ट में देखिए। शंकराचार्य उनको किसने कहा, उनके गुरु नाम आप नहीं ले रहे, मैं नहीं ले रहा हूँ। उनके गुरु जी ने अपने गद्दी पर किसी को उत्तराधिकारी बनाया क्या? उनके गुरु जी ने अच्छा एकाएक शरीर छूटा, ये भी नहीं। 99 वर्ष की आयु में उनके गुरु जी का शरीर छूटा, एक दो दिन में नहीं, एकाएक शरीर छूट गया भी नहीं। उन्होंने तो किसी को अपनी गद्दी दी नहीं। अब प्रश्न उठता है, कोई शंकराचार्य बन के घूम रहे और शंकराचार्य के नाम पर असली भी कोई हो, असली भी हो, मान लीजिए असली ने उनका अभिषेक कर दिया, अगर असली भी मर्यादा का अतिक्रमण करते हैं तो हमारी दृष्टि में वो शंकराचार्य होते हुए भी मानने योग्य नहीं। आरक्षण के नाम पर अयोग्य व्यक्ति जब योग्य पद पर पहुंचेगा तो देश का बंटाढार होगा। इन 5 दोष में कोई भूल निकालिए, प्रतिभा की हानि, प्रगति की हानि, प्रायोगिक नहीं, प्रैक्टिकल नहीं, और क्या हमने कहा, प्रतिशोध की भावना और परतंत्रता। देश परतंत्र हो जाएगा आरक्षण के चपेट में अगर हो ही रहा है। मुसलमानों को लाके बसा रहे हैं, मुसलमान उनके भरोसे रहेंगे, उनको वोट देंगे, अंत में अपने पाँव पर सर पे कुल्हाड़ा मार रहे या नहीं। अब उनकी बेटी उनके पोती को ले गए या नहीं। जाति पद मिटाव में यही होगा ना, तो लाभ किसको, हानि किसको, अदूरदर्शिता है। आजकल को बताइए, जितने राजनीतिक दल हैं चर्चित, सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता के चपेट से कौन राजनीतिक दल मुक्त है? मुसलमान सबसे ज़्यादा आवाज़ उठा रहे हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, आप जानकारी लीजिए। हाँ, मैं लगभग 28-29 साल पहले गया, वहाँ के मुसलमान लोग आए, उन्होंने कहा हमारे पूर्वज क्षत्रिय थे, मुसलमानों के शासनकाल में बलपूर्वक उनको मुसलमान बनाया गया, रोटी बेटी का संबंध हमारा आपस का ही है, हम गोमांस का सेवन नहीं करते, हमको अपनी कुलदेवी का ज्ञान है, हम अपने कुलदेवी की पूजा करना चाहते हैं। हमने उनकी कुलदेवी के मंदिर के लिए शिलान्यास किया, जाकर देख सकते हैं, कुलदेवी हैं प्रतिष्ठित भव्य मंदिर में, हजारों की संख्या में। हमने कहा जब रोटी बेटी आपस में है ही, गोमांस का सेवन नहीं करते, क्षत्रिय हो जाइए, क्षत्रिय हैं, आप देख सकते हैं ब्यावर में जाकर। तो आपने भी शंकराचार्य जी के बेबाक बोल सुने, और ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर शंकराचार्य के इन बयानों का मतलब क्या है। आइए डिकोड करते हैं। शंकराचार्य के पद का हमारे समाज में बेहद सम्मान है। ऐसे में शंकराचार्य ही जब एक दूसरे पर सवाल खड़े करेंगे तो इसे किसी भी तरह से सही नहीं कहा जा सकता। एक तरफ शंकराचार्य और दूसरे धर्मगुरु अखंड भारत हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। ऐसे में जब उनके मतभेद सामने आएंगे तो उनके प्रति आस्था रखने वालों को जाहिर सी बात है उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। धर्मगुरुओं को अपने मतभेदों को खत्म करना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं दूसरी खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मुंबई की अपनी यात्रा के दौरान दाऊदी बोहरा समुदाय के एक शैक्षणिक संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने मुंबई के मारोल में अल-जामिया तुस्सैफिया अरबी अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन किया। मालूम हो कि दाऊदी बोहरा समुदाय के प्राथमिक शैक्षणिक संस्थान अल-जामिया तुस्सैफिया सैफी अकादमी का नया परिसर मुंबई के एक उपनगर मारोल में है। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि कोई समुदाय, समाज, संगठन, उसकी पहचान इससे है कि वो समय के अनुसार अपनी प्रासंगिकता को कितना कायम रखता है।
समय के साथ परिवर्तन और विकास की इस कसौटी पर दाऊदी बोहरा समुदाय ने हमेशा खुद को खरा साबित किया है। अल जामिया तो सैफिया शिक्षा के महत्वपूर्ण संस्थान के तौर पर और स्थान के तौर पर जीता जागता उदाहरण है। तो अब ऐसे में सवाल है कि आखिर पीएम नरेंद्र मोदी की मंशा क्या है। आइए इसे भी डिकोड करते हैं। तो मध्य प्रदेश चुनाव में अब सिर्फ 1 साल का ही समय बचा है और ऐसे में चर्चा ये भी हो रही है कि मुंबई के कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई समेत देश के दूसरे हिस्सों के बोहरा समुदाय को बीजेपी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी और नरेंद्र मोदी की पहचान हिंदुत्व की राजनीति से जुड़ी हुई है और यह हम अच्छे से जानते भी हैं। इस राजनीति में समय समय पर मुसलमानों की आलोचना भी हमें देखने को मिली, लेकिन पिछले कुछ सालों में बीजेपी की ओर से मुसलमानों के कुछ समुदाय के साथ निकटता बढ़ाने की भी कोशिश की गई। मुसलमानों में आर्थिक तौर से पिछड़े पासमानदा समुदाय तक की पहुंचने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर मुसलमानों में आर्थिक तौर पर सबसे प्रभावी समुदाय दाऊदी बोहरा को भी बीजेपी अपनी राजनीति के अनुकूल मानती है। मोटे तौर पर माना जाता है कि देश की कुल मुस्लिम आबादी में 10% आबादी दाऊदी बोहरा समुदाय की है और ये मुख्य रूप से गुजरात और महाराष्ट्र में बसे हैं। और आइए रुख करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। खबर राजस्थान से, जहां सीएम अशोक गहलोत ने पिछले साल का बजट भाषण पढ़ दिया। देखिए रिपोर्ट। कोरोना काल के दौरान शिक्षा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए आगामी वर्ष स्कूली विद्यार्थियों के लिए 3 माह की अवधि के बीच कोर्स से चला जाना प्रस्तावित है। इस पर लगभग 75 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। देश के इतिहास में अशोक गहलोत का यह भाषण एक गलत वजह से दर्ज हो गया। आप सोच रहे होंगे कि वो वजह क्या है। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज विधानसभा में पुराना बजट पढ़ दिया। करीब 6 मिनट तक वे पुराना बजट पढ़ते रहे। तभी जलदाय मंत्री महेश जोशी ने आकर सीएम के कान में कुछ कहा और वो ठिठक गए। गहलोत का भाषण रुका, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। आप अपनी बात मैं अपनी राजस्थान की विधानसभा कलंकित हुई, ये पहला मौका है। रूलिंग तो दूंगा ना मैं। ये बजट पे नहीं हो सकता। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब किसी विधानसभा में पुराना बजट भाषण पढ़ा गया हो और इस पर जोरदार हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई 2 बार रोकनी पड़ी। सीएम गहलोत बजट भाषण के लिए जब तीसरी बार खड़े हुए तो माफी मांगी। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ उसके लिए सॉरी फील करता हूं। अब जान लीजिए कि अशोक गहलोत ने क्या गलत भाषण पढ़ा था। 2022 के बजट में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना और मनरेगा के तहत रोजगार के 125 दिन करने की घोषणा की गई थी, जिसे इस बार फिर पढ़ दिया गया, जिससे हंगामा मचना था और मचा भी। राजस्थान की विधानसभा कलंकित हुई। तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पिछले साल का बजट पढ़ दिया। पूरी खबर भी आपने देखी। अब जाहिर सी बात है, ऐसे में सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा कि यार आखिर ऐसे कैसे हो गया। आइए इसे डिकोड करते हैं। पहली बात, पुराना बजट पढ़ने से पूरा मामला बिगड़ गया। हो सकता है मुख्यमंत्री की फजीहत करने के लिए किसी ने पुराना बजट रख दिया हो। बजट बनाने के लिए वित्त विभाग के अफसर ही पूरी तरह से जिम्मेदार होते हैं। जब तक सीएम विधानसभा में बजट प्रस्तुत नहीं कर दे, वित्त विभाग अफसरों के अलावा कोई भी बजट के बारे में जानकारी नहीं रखता है। मुख्यमंत्री के ब्रीफ केस में पुराना बजट किसने रखा, ये जांच का विषय है। हालांकि विधानसभा में हुई इस गफलत के बारे में पूरी तरह से ये स्पीकर पर डिपेंड करता है कि वो पुराना बजट पढ़ने की गलती को प्रीसीडिंग से बाहर करवाते हैं या नहीं। बाकी ये जांच में पता चल ही जाएगा कि बजट की पुरानी कॉपी मुख्यमंत्री के ब्रीफ केस में क्यों और कैसे आ गई। इसी तरह की जांच की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री और सरकार की होती है। और आइए बढ़ते हैं कुछ दूसरी खबरों की तरफ। अगली खबर छत्तीसगढ़ से, जहां राज्यपाल सचिवालय को जारी किए गए नोटिस पर स्टे लग गया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने नोटिस पर अंतरिम तौर पर स्थगन दे दिया। रिपोर्ट देखिए। ये छत्तीसगढ़ का राजभवन है जो लगातार चर्चा में बना हुआ है और इसकी वजह आरक्षण संशोधन विधेयक है जो कि राजभवन में लंबित है। आज बात करते हैं छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर राज्यपाल सचिवालय को दी गई नोटिस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। राज्य शासन की याचिका पर राजभवन को नोटिस जारी होने के बाद इसकी संवैधानिकता पर अब सवाल उठ गया है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम तौर पर स्थगन दे दिया। अब इस केस की सुनवाई 24 फरवरी को होगी। जो विधिवेत्ताओं हैं उससे हम लोग सलाह लेंगे और उसके बाद फिर आगे कदम उठाएंगे। जो नोटिस देने का काम किया था वही मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग में नोटिस देने का काम किया था और ये अच्छा हुआ है कि हाई कोर्ट ने जो संवैधानिक संस्थाओं में आपसी विवाद उत्पन्न नहीं हो इस दृष्टि से अपना नोटिस वापस लिया है।
तो ये हमारे संविधान की रक्षा करेगा। आरक्षण विधेयक बिल को राजभवन में रोकने को लेकर राज्य शासन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें कहा गया कि विधानसभा में विधेयक पारित होने के बाद राज्यपाल सिर्फ सहमति या असहमति दे सकते हैं, लेकिन बिना किसी वजह के बिल को इस तरह से लंबे समय तक रोका नहीं जा सकता। तो सवाल उठता है कि नोटिस पर स्टे लगाया गया है, उसका आधार क्या है? आइए इसे अब डिकोड करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका पर राजभवन को नोटिस जारी होने के बाद राज्यपाल सचिवालय की तरफ से हाईकोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें राजभवन को पक्षकार बनाने और हाईकोर्ट की नोटिस देने की चुनौती दी गई। राज्यपाल सचिवालय की तरफ से पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल और सीबीआई और एनआईए के विशेष लोक अभियोजक बी गोपा कुमार ने तर्क देते हुए बताया कि संविधान के अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपने कार्यकाल की शक्तियों और काम को लेकर विशेष अधिकार है, जिसके लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं है। इसके मुताबिक हाईकोर्ट को राजभवन को नोटिस जारी करने का अधिकार ही नहीं है। वी गोपा कुमार के मुताबिक आरक्षण विधेयक बिल को राज्यपाल के पास भेजा गया है, लेकिन इसमें समय सीमा तय नहीं है कि कितने दिन में बिल पर निर्णय लेना है। याचिका के साथ ही उन्होंने अंतरिम राहत की मांग करते हुए तर्क दिया और कहा कि याचिका पर राजभवन को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने हाईकोर्ट से जारी नोटिस पर अंतरिम रूप से रोक लगाने की मांग की थी, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया और राजभवन को जारी नोटिस पर रोक लगा दी गई। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के चुनावी साल की। तो मध्य प्रदेश में चुनावी साल में सवाल पर सियासत जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एक दूसरे को लगातार उनका अधूरा वादा याद दिला रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। एमपी के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी तपिश बढ़नी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आमने सामने हैं। दोनों के बीच पिछले कई दिनों से अधूरे वादों को लेकर गजब का राजनीतिक युद्ध चल रहा है। सीएम शिवराज ने कमलनाथ से फिर एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल सत्ता के लिए राजनीति करती आई है। कांग्रेस के वचन पत्र में कमलनाथ ने कहा था कि सहायक कृषि आधारित उद्योग जैसे पशुपालन, डेयरी विकास, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी लाभ के लिए किसानों को प्रोत्साहित करेंगे। सत्ता प्राप्त करने के लिए झूठ बोलें, वचन दें और फिर जवाब भी ना दें। अकाउंटेबिलिटी क्या है हमारी, वो भी ना बताएं। इधर कमलनाथ ने भी सीएम शिवराज पर ट्वीट कर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी झूठ बोलने में माहिर है। 15 महीने का हिसाब मांग लें। और ये विकास यात्रा नहीं, ये तो निकास यात्रा है। हमेशा ये घोषणा करते हैं 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ निवेश आएगा। अब जब चुनाव में केवल 7 महीने का वक्त बचा है तो कमलनाथ और शिवराज के बीच अदावत भी तेज हो चली है। सवालों से शहमात का खेल भी जारी है। देखिए, पूरी राजनीति वादे और दावे पर टिकी होती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ के बीच जो सवाल जवाब का दौर चल रहा है, आखिर उसका मकसद क्या है? आइए इसे भी डिकोड करते हैं। पहली बात तो ये कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही चुनावी मोड में आ चुके हैं। बीजेपी खासकर शिवराज सिंह चौहान इस अभियान में लगे हुए हैं कि वो कमलनाथ के कार्यकाल की बखिया उधेड़ देना चाहते हैं। वहीं कमलनाथ भी शिवराज सिंह चौहान से पीछे नहीं है। वो भी सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से बीजेपी को भरपूर जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जनता के सामने खुद के कार्यकालों का गुणगान और इसके हिसाब दूसरे के कार्यकाल की कमियां जनता के सामने रखने की कोशिश कर रही है। और इसी बहाने कमलनाथ के ट्वीट और शिवराज सिंह चौहान के सवाल पर हर दिन हमें देखने को और सुनने को मिल रहे हैं और ये लाइक भी होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जमकर राजनीति देखने को मिल रही है। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। जेपी नड्डा के दौरे पर जमकर बयानबाजी देखने को मिल रही है। सीएम भूपेश बघेल ने आज जेपी नड्डा के दौरे पर कई सवाल खड़े किए। सीएम बघेल का कहना है कि दिल्ली में छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं को डांटा जाता है। ये नेता जाते हैं, फिर दिल्ली में बैठक होती है और हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फिर गरियाने का काम होता है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि भूपेश बघेल को बीजेपी में क्या होता है क्या नहीं, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। विकास के लिए तो कोई काम नहीं है, पैसा नहीं है, सरकार कंगाल है। खाली उनका एक ही काम बचा, सवाल करना। सरकार में बैठे हुए लोगों का काम सवाल करना नहीं है। सरकार में बैठे हुए लोगों का नाम जनता के सवालों का जवाब देना है। कुल मिलाकर दौरा नड्डा का है। नड्डा बस्तर के बहाने छत्तीसगढ़ में बीजेपी की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे।
तो जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं और आइए अब जेपी नड्डा के मिशन छत्तीसगढ़ को डिकोड करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ को कभी बीजेपी का गढ़ माना जाता था। जनता ने भी बीजेपी पर हद से ज्यादा भरोसा जताया, लेकिन आज हालात वैसे नहीं है। बीजेपी छत्तीसगढ़ को लेकर बेहद गंभीर है। जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ के दौरे के बहाने वास्तविक स्थिति का आकलन करने का मूड है। कहां और क्यों बीजेपी कमजोर है, इस बात की समीक्षा की जाएगी। कुल मिलाकर चुनाव से पहले रणनीति बनाने के लिए नड्डा यहां पर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि नड्डा क्या नतीजा निकालते हैं। एक वायरल वीडियो की इस वीडियो के वायरल होने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर ब्यूरोक्रेसी के दुरुपयोग का आरोप लगा दिया है। क्यों, इस पूरी रिपोर्ट में देखिए। ये पन्ना के कलेक्टर हैं जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पन्ना के कलेक्टर का नाम संजय मिश्रा है। संजय मिश्रा इस वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि अगले 25 साल तक बीजेपी को सत्ता में बनाए रखें। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जब शताब्दी मिले तब भी यही सरकार रहे। आपको अगले 25 साल तक इसी शिद्दत से, इसी मेहनत से आपको इस सरकार के साथ आपको बने रहना है। वीडियो वायरल होने के बाद नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को लेटर लिखकर पन्ना कलेक्टर को बीजेपी की सदस्यता दिलाने की बात कही। मैं मिश्रा जी से मांग करता हूं, अगर आप इतने ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के अनुयायी हैं और आपकी राजनीति करने का आपको शौक चला गया है तो इस्तीफा देके चुनाव लें। कुल मिलाकर चुनावी साल में बीजेपी कांग्रेस एक बार फिर अफसरशाही पर आमने सामने दिख रहे हैं और ये पहला मौका नहीं है जब विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। यानी कलेक्टर साहब पर सियासी कोहराम मच गया। तो आखिर कलेक्टर साहब के बयान के क्या मायने हैं, आइए अब इसे डिकोड करते हैं। पहली बात जो साफ नजर आ रही है वो ये है कि कलेक्टर साहब बीजेपी के परम भक्त हैं। वैसे इसमें कोई बुराई नहीं है। बतौर मतदाता हर अधिकारी अपनी पसंद के दल को वोट देता है, लेकिन सवाल ये है कि जब एक अधिकारी खुलकर अपनी पसंद का इजहार करता है तो उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। पन्ना कलेक्टर सेवा नियमों का उन्हें पालन करना चाहिए था। और अब धान खरीदी की। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी के आंकड़े जारी करने की चुनौती पर कांग्रेस ने भी जवाब दे दिया है। अरुण साव के सवाल पर देखिए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने क्या कुछ कहा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी और किसानों को इसके एवज में किए जाने वाले भुगतान को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। एक बार फिर से कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि केंद्र की सरकार धान खरीदी के लिए 1 रुपया नहीं देती। चौबे ने कहा कि वो केवल एमएसपी की घोषणा करती है। राज्य सरकार कर्ज लेकर धान खरीदती है जिसका ब्याज भी अदा करती है। चौबे ने कहा कि हम कस्टम मिलिंग कर चावल बेचते हैं जिससे हमें राशि प्राप्त होती है। चौबे ने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इस मामले पर अपना ज्ञान सुधार लें। किसी भी राज्य को 1 रुपया भी नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अपने ज्ञान को थोड़ा सुधार लें। अगले चुनाव के समय हम 2800 रुपया देंगे किसानों को और हम देंगे। हमारा किसान छत्तीसगढ़ का सबसे खुशहाल किसान है। बीजेपी के पास किसानों को लेकर कोई जवाब नहीं है। चुनाव के समय धान का दाम किसानों को 2800 रुपए मिलेगा, इसीलिए कांग्रेस इस बार 71 नहीं बल्कि 75 की सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने कहा था कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केंद्र सरकार के भुगतान को लेकर राज्य सरकार ने आंकड़े जारी करने की चुनौती स्वीकार नहीं की, क्योंकि राज्य सरकार ने भ्रामक जानकारी दी थी। तो उम्मीद करते हैं न्यूज डिकोड के जरिए खबर के पीछे कौन सी खबर छिपी हुई है इसे आपने बखूबी समझा होगा। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल फिर मिलेंगे 8:55 पर। ठीक इसी समय करेंगे कुछ दूसरी खबरों को भी डिकेड। लेकिन आप कहीं मत जाइए, आगे देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बुलेटिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ 2020। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।